हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? क्या आपके कानों में मेरी मधुर आवाज जा पा रही है? तो जरा एक बार चैट में बता देंगे जोश मीटर। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी के सभी? एक बार जल्दी से चैट में लिख के बताएंगे हम भैया कैसे हैं। सब बताएंगे। यस। बहुत दिनों बाद, दिवाली के बाद, दिवाली की छुट्टियों के बाद आप और मैं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, दिवाली कैसी रही आप लोगों की? हाउ वॉज योर दिवाली? दिवाली कैसी बीती? पटाखे वटाखे फोड़े, मजे वजे करे क्या दोस्तों? हैं? पटाखे फोड़े, मजे करे, क्या करा दिवाली पे जरा बताओ, मैं भी देखता हूं। बताना जरा, देखते हैं क्या लिख रहे हैं बच्चे। मजे करे, एकदम बढ़िया। रोहित शर्मा सेंचुरी, यस। वही तो मजा आया, रोहित शर्मा की सेंचुरी दोस्तों। देख के बहुत मजा आया, है ना? देख के बहुत मजा आया। राइट, राइट। अच्छी रही सबकी दिवाली, सबको मजा आया दिवाली एंजॉय करने में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? दिवाली विवाली सबकी बढ़िया निकली ना दोस्तों? सबकी दिवाली अच्छी रही ना? कोई समस्या, कोई दुविधा तो नहीं आई अपन को? चलो बहुत बढ़िया। हाथ वाथ तो नहीं जला लिए तुमने? ऐसा वैसा तो नहीं है कि हाथ वाथ जमा? बीमार पड़ गए यार? ये सबके साथ हो रहा है क्या? मतलब ये हल्का हल्का मुझे भी, देखो मैं भी ना थोड़ा सा बीमार हूं, है ना? और मेरे आसपास में जब अपने घर गया था तो मेरे गली मोहल्ले के मेरे बहुत सारे दोस्त सब बीमार थे दिवाली पे। है, देखा तुमने? नोट करा, दिवाली पे बीमार हो गए सब एक साथ। नोट करा तुमने? दिवाली से एक दो दिन पहले सब बीमार हैं, लाइन से सब बीमार पड़े हैं, और जो बच गए थे वो दिवाली के बाद बीमार हो गए। तो ये बीमारी कैसे आ रही है दिवाली के साथ? तुमने देखा? नोट करो, मतलब आसपास में हर जगह हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि भैया पता नहीं क्या हो गया है, कौन सा वायरस आ गया है फिर से यार। मतलब बड़ा बड़ा कुछ तो हुआ था, कुछ तो हुआ था, कुछ तो हुआ था। टिडिंग टिडिंग, यस यस। पॉल्यूशन से नहीं बेटा यार, फिर दिवाली से पहले बीमार कैसे होते लोग? अगर पॉल्यूशन से बीमार हो रहे होते तो दैट वाज नॉट अ रीजन। चलो अच्छा, आज हमारा डाउट सेशन है, बट डाउट सेशन से पहले अगर तुम्हें याद हो, हमारा एक टॉपिक बच गया था। क्या सबको याद है कौन सा टॉपिक हमारा बचा था? क्या सबको याद है कौन सा टॉपिक हमारा बच गया था? बताओ किस किस को याद है, किस किस को याद नहीं है, एक बार जल्दी से चैट में लिख के बताना। याद है? मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल हमारा बच गया था, याद है? बहुत बढ़िया, लिख भी रहे हैं बच्चे कि भैया हमें तो कुछ भी याद नहीं है। इतने दिनों बाद आओगे भैया और हमसे कहोगे याद है, तो इतनी अच्छी याददाश्त हमारी कहां? वो अलग बात है भैया, उसका 10 डिजिट का नंबर हम एक बारी में याद कर लेते हैं, पर इतनी अच्छी याददाश्त नहीं कि हमको ये नहीं पता लास्ट क्लास में क्या हुआ था। वो हमसे मत पूछो, है ना? हाँ, आ जाओ। लास्ट क्लास में एक टॉपिक बच गया था जो कि था बेटा मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, वेस्ट जो होता है दो प्रकार का होता है ना? वेस्ट अनयूजफुल सब्सटेंसेस, जैसे कि तुम नहीं, तुम नहीं हो, तुम बहुत यूजफुल हो। तो मतलब वेस्ट क्या होता है? दो प्रकार के, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। मैंने आपको बताया था, पूरा डिफरेंस समझाया था इस टेबल की मदद से। आई होप ये टेबल सबको पता होगी, पूरी टेबल समझाई थी बायो और नॉन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट की। ठीक है, ये याद करनी थी, मैंने आपको बोला भी था, है ना? बहुत सही, याद है एकदम। अब मैंने आपको बताया था कि जो वेस्ट डिस्पोजल होते हैं उसके अलग अलग तरीके होते हैं, कि आखिर हमें जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं इनको हमें डिस्पोज करना है तो हम कैसे करेंगे। तो एक एक तरीका देखते हैं। सबसे पहला आता है रिसाइकलिंग। अब देखो, रिसाइकलिंग बड़ा लॉजिकल सा है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चीजों को रिसाइकल करना स्टार्ट करो, प्लास्टिक को रिसाइकल करना स्टार्ट करो। रिसाइकल का क्या मतलब होता है? कि जो वेस्ट है उसको वापस से यूटिलाइज करना, राइट? कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, रिड्यूस अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी जो रिसाइकलिंग है ना, ये मेनली हम किसके लिए करते हैं? बायोडिग्रेडेबल के लिए नहीं करते, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए करते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, है ना? तुमने देखा होगा प्लास्टिक की रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा होती है, राइट? क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। यस यस। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन तो मैंने पढ़ा दिया था बेटा, तुमको बायोमैग्निफिकेशन क्लास में करा दिया था ना? बताओगे जरा, कराया था नहीं कराया था? ये क्या है हैप्पी होली? ये क्या है हैप्पी होली? काहे लिख रहे हो? पागल वागल हो गए हो क्या? हैप्पी होली लिख रहे हैं? सटिया वटिया गए हो क्या? क्या हुआ है? दिवाली में मम्मी ने मिठाई में
कुछ और मिला के खिला दिया क्या तुमको? हैप्पी होली काहे लिख रहे हो? बहुत बढ़िया, हाँ करा दिया था बायोमैग्निफिकेशन, राइट, ठीक है। तो रिसाइकलिंग तुम्हें पता है क्या होता है? रिसाइक्लेबल मटेरियल इंक्लूड कैन, मेटल ऑब्जेक्ट्स, रैक्स, पेपर्स एंड ग्लासेस, ये आपको पता है। अगला आता है लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है ये भी मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर थोड़ा बहुत समझाया था, डिटेल में समझा देता हूं। यार जो बायोडिग्रेडेबल या फिर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है जमीन के अंदर उनको गाड़ देते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं लैंडफिल्स। यानी वेस्ट इज डम्प्ड इन लो लाइंग एरिया एंड कवर्ड विद सॉइल, यानी एक ऐसा एरिया जिसमें मिट्टी मिट्टी है उस पे ऐसे डस्ट हम पटक देते हैं। इसमें बायोडिग्रेडेबल भी डालते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों। इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जांपल है दिल्ली। दिल्ली में एक जगह है, एक पहाड़ है दिल्ली का, एक बहुत सुंदर। दिल्ली तुम में से कोई दिल्ली विल्ली आए घूमने तो एक पहाड़ है दिल्ली का, द मोस्ट लवेबल प्लेस इन दिल्ली, एक पहाड़ है दिल्ली का, बहुत सुंदर पहाड़। दूर से देखोगे तो तुम्हें पहाड़ लगेगा, तुम हल्का हल्का पास जाओगे तो तुम्हें थोड़ी बदबू सी आने लगेगी, फिर तुम और पास जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा इतना बड़ा पहाड़, और वो किसका पहाड़ है? कचरे का पहाड़। है ना। उस जगह का क्या नाम है? गाजीपुर। क्या नाम है उस जगह का? है हाँ, पहले जब मैं आया था ना दिल्ली, मैं दिल्ली का तो हूं नहीं, है ना, तो अपने तो भाई राजस्थान में रहता हूं, मेरे पहाड़ी पहाड़, अपने अलवर में बहुत पहाड़, तो चारों तरफ पहाड़ है। तो मैं कहा भाई अपन पहाड़, दिल्ली में आया मैं उस जगह पे, मैं कहा दिल्ली में भी पहाड़, अरे भाई मजा ही आ गया, दिल्ली में पहाड़। फिर थोड़ा नजदीक जाता गया, मैं थोड़ा और नजदीक गया और नजदीक गया, बदबू सी आने लगी, स्मेल आने लगी, मैं और पास गया और पास गया और पास गया, तो भैया कचरा था वो तो यार, कचरे का पहाड़ है। दिमाग ही खराब हो गया देख के दोस्तों, क्या करें, चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या था? ये है लैंडफिल। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड for the soiled waste disposal in the cities. After the waste get completely decomposed, the area can be used for park or playground. यानी पता है लैंडफिल का मेन पर्पस क्या था कि यहां पर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालेंगे और फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होगा वो मिट्टी में गायब हो जाएगा और फिर इसका हम प्लेग्राउंड बनाएंगे। बट दिक्कत क्या है ना, वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया के अंदर इतना बेकार है, और वो बेकार सरकार की वजह से नहीं है, वो हम और तुम जैसे मूर्ख लोगों की वजह से। वो सुबह सुबह गाना बजता होगा, गाड़ी वाले आए घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से, सुना? तो अब कुछ लोगों को तुमने नोट करा होगा, देखो दो प्रकार के डस्टबिन होते हैं वहां पर, एक ब्लू कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल डालना होता है, ब्लू वाले में नॉन बायोडिग्रेडेबल डालना होता है, देखा होगा। अब बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है। अब मैं देखता हूं अगल बगल के घरों में जो पॉलिथीन्स होती हैं वो डाल रहे हैं ग्रीन वाले डब्बे में, और अब वो जो ग्रीन वाला डब्बा है उसको यहां पे डंप कर देंगे, और पॉलिथीन डिकम्पोज होती नहीं है। तो इसलिए अच्छे नागरिक बनने के लिए सरकार पे दोष डालने से पहले खुद के बारे में सोचो, क्या तुम कचरे को सही से डाइवर्सिफाई करते हो? 99% घरों में नहीं करते, रियलिटी है, ये रियलिटी हम सबको पता है, ठीक है ना? ठीक है। अरे आज तो छठ पूजा है भाई, हैप्पी छठ, छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, है ना। आज बिहार वाले नहीं देख रहे होंगे क्लास में, तुम्हें गारंटी से बता रहा हूं, आज बिहार वाले नहीं देख रहे हैं वो क्लास। छठ पूजा जब आती है ना, अपने सारे बिहार के भाई बहन नहीं आते क्लास के अंदर, वो कहते हैं क्लास गई भाड़ में, आज हम नहीं आएंगे, आज कल परसों 3 दिन नहीं आएंगे, 3 दिन तक वो क्लास में नहीं आते बेटा, उनका अलग है। चलो लैंडफिल हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग के अंदर जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, आपके घरों का जो वेजिटेबल वाला वेस्ट होता है ना, जैसे मम्मी ने खीरे को छीला, खीरा होता है ना, खीरा, उसको छीला, उसको छीलने के बाद क्या होता है? उसका वेस्ट होता है, तो वेस्ट को एक गड्ढा खोदा, उस गड्ढे के अंदर गाड़ दिया, है ना, उस गड्ढे के अंदर क्या कर दिया? गाड़ दिया। तो उससे क्या होता है? उससे एक मैन्योर प्रोड्यूस होता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, मैन्योर खाद प्रोड्यूस होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय नेचुरल डिकम्पोजिशन। दिस कंपोस्ट इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर प्लांट, है ना, मैन्योर यानी खाद की तरह काम आ रहा होता है। बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, चिल 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 चिल, चलो बहुत सही। अगला फिर आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है? इंसिनरेशन का मतलब होता है जला देना, आग लगा देना, और ये सबसे कॉमन है। अगर तुम देखोगे गांव मोहल्लों में क्या होता है, जो प्लास्टिक वाले वेस्ट होते हैं ना, क्या करते हैं मम्मी लोग, क्या बोलती है कि बगल में खेत है, बगल के खेत में सारा वेस्ट इकट्ठा करा और उसमें आग लगा दिया,
दिल्ली विल्ली में नहीं होता, बट गांव में तो होता ही है ना, हमारे घर के आसपास भी होता है। और स्पेशली अब दिवालियों का जो इतना सारा कचरा था, उस कचरे को जला देते हैं, है ना, तुमने भी आसपास में अपने घरों के अंदर देखा होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेरिनेशन। बट वो हम घर के लेवल से बोलते हैं। बट अगर मैं बड़े स्केल पे बोलूंगा, बड़े स्केल पे यानी देखो, सबसे हार्मफुल वेस्ट कौन सा होता है? प्लास्टिक नहीं, सबसे हार्मफुल वेस्ट होता है मेडिकल वेस्ट। कौन सा? मेडिकल वेस्ट। हॉस्पिटल से जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं ना जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, वो होता है मेडिकल वेस्ट। अब मेडिकल वेस्ट को आप कहीं पे गाड़ भी नहीं सकते, है ना, ऐसे पटक भी नहीं सकते, तो क्या करते हैं, उनको जला दिया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन। ठीक है। हॉस्पिटल वेस्ट एंड अदर हार्मफुल वेस्ट मटीरियल आर बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर in incinerators. This method reduces volume of waste but may cause air pollution. यानी एयर पोल्यूशन तो होता है, बट जो हार्मफुल वेस्ट होता है उसको खत्म कर देता है। राइट राइट। सही है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सीवेज ट्रीटमेंट। अब जो वाटर वेस्ट होता है, वाटर के अंदर भी तो इंप्योरिटीज होती हैं। नाली में से पानी जाता है, तुम्हारे वो पाइप लग रहे होंगे घर में, उनमें से गंदा पानी जाता है और वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से सही होता है। पानी भी तो प्योरीफाई होता है। यानी द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम हाउसेस एंड इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी थ्रोन डायरेक्टली इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, आज भी ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि अपना गंदा पानी नदियों में डाल देती हैं। उससे क्या होता है, उससे वो नदियां खराब हो रही है ना यार, नदियों के अंदर फिशेस वगैरह सब मर रही हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है। इट शुड फर्स्ट बी ट्रीटेड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इन दिस प्लांट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर यूज्ड टू रिमूव पोल्यूटेंट्स। आफ्टर ट्रीटमेंट वाटर बिकम्स सेफ टू रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। यानी एक बार जब हमने इसका ट्रीटमेंट कर लिया, उसके बाद चाहे इसको हम नदी में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। राइट राइट। चलिए, बहुत सही, बहुत सही, है ना। अगला आता है बायोगैस प्रोडक्शन। किसी को पता है बायोगैस क्या होता है? किसको पता है बायोगैस क्या होता है? यार बायोगैस ना एक प्रकार का फ्यूल है ना। और ये बनता कैसे है? सबसे अच्छी चीज है, गांव में ना बहुत सारे प्लांट्स हैं, है ना। आजकल जो मॉडर्न गांव हैं उनमें बहुत सारे प्लांट हैं जिसके अंदर बायोगैस जनरेट करी जाती है। बायोगैस कैसे बनती है पहले तुम ये समझना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक काउ डंग, काउ डंग समझ गए, काउ डंग समझ गए, है ना, गोबर, हाँ ठीक है, काउ डंग, सीवेज एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस। यानी जो काउ डंग है उससे बायोगैस को बनाया जाता है ना। बनता कैसे? बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ टैंक इन विच a slurry of a cow dung and water is decomposed by anaerobic microorganism। यानी होता क्या है, एक टैंक के अंदर उनको डाल देते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया जाता है जिसकी मदद से वो जो काउ डंग होता है वो डिकम्पोज होता है। जब वो काउ डंग डिकम्पोज होता है तो गैस रिलीज होती है, और वही गैस होती है, कौन सी गैस? इस गैस का जरा नाम बताना, ये क्या है? CH4। CH4 क्या होता है? मीथेन गैस। और मीथेन गैस को ही हम बोलते हैं बायोगैस। ठीक है, मीथेन को ही हम बोलते हैं बायोगैस। राइट राइट। तो मीथेन जो होती है वो सबसे बड़ी होती है बायोगैस प्रोडक्शन में, और यही फ्यूल है। इसी को हम फ्यूल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? फ्यूल। राइट राइट बेटा। यू क्या कर रहे हो? यू काहे गल, बात बात पे यू कर लेंगे, ये है यू व्यू कर लेंगे बात बात पे, है ना। ये देखो, छोटी छोटी सी बात हुई नहीं, यू 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 करने लग जाएंगे। वाह, बहुत सही। डन डन। तो ये कुछ प्रोसेसेस थे जिससे कि हम क्या करते हैं, वेस्ट को सही करते हैं। ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, क्या? इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट, यानी वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वुड इफेक्ट एनवायरमेंट। अब देखो, तुम्हें पता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ डज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इफेक्ट इन्वायरमेंट, तुम लिख के आ सकते हो। बहुत सारे पॉइंट है।
प्लास्टिक कैसे कैसे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, बहुत सारे पॉइंट है, तुम कई कई सारे पॉइंट्स लिख के आ सकते हो, जैसे कि माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी जो प्लास्टिक होता है वो इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है, उससे बहुत सारी स्पीशीज पे इंपैक्ट आता है। अगला तुम लिख सकते हो सॉइल डिग्रेडेशन, अगर प्लास्टिक सॉइल में चला गया तो सॉइल भी खराब होगा। अगला आएगा वाइल्ड लाइफ इंपैक्ट, है ना, अगर मान लो किसी जानवर ने उसको खा लिया, कंज्यूम कर लिया, तो वो जानवर मर जाएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा हर एक ऑर्गेनिज्म में। यानी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो तो बहुत हार्मफुल है, वो तो हमें पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हाँ है ना, बताने की जरूरत है मुझे? अरे नहीं है जी, नहीं बताएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया था पिछले से पिछले साल कि हाउ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज हार्मफुल। बच्चे ना पढ़ के आते हैं स्कूल के अंदर, मतलब जब एग्जाम देने जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, कि यार नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट खराब है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अच्छा है, पर वो ये तो सोचती नहीं है कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हाउ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज हार्मफुल तो क्या लिखेंगे, वो सोच के ही नहीं आते। और सीबीएसई वालों ने वहीं पर ही उनके साथ गेम खेल लिया और उन्होंने यही सवाल पूछ लिया, है ना। तो ये आप देख सकते हो सवाल क्या आया, सवाल आया वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वुड इफेक्ट एनवायरमेंट, कैसे होंगे, है ना। गेम हो गया भैया, फील्डिंग सेट होगी थी बच्चों की 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर फील्डिंग सेट हो जाती है ऐसे। तो आंसर याद रखेंगे, क्या होता है सबसे पहला, लैंडफिल इमिशन। देखो यार होता क्या है, जब ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी डिकम्पोज होते हैं ना, तो मैं मान रहा हूं कि मीथेन, मीथेन तुम्हारे लिए मीथेन बन रही है, मीथेन बन रही है, बट उसके साथ साथ एक और गैस बनती है और उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और तुम्हें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत हार्मफुल है ना, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। क्या होता है बेटा, क्लाइमेट चेंज। यानी लैंडफिल में जब हम गाड़ते जाते हैं ना, मिट्टी के अंदर गाड़ते जाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो यार जो गैसेस रिलीज होती है ना, वो हमारे नेचर में इंपैक्ट ला रही हैं, यानी हमारे टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं, क्लाइमेट को चेंज कर रही हैं। सबसे पहला आंसर, ठीक है। अगला सॉइल कंटेमिनेशन। देखो ऑब्वियस सी बात है कि सॉइल भी तो खराब हो रहा है, सॉइल भी तो खराब हो रहा है, बहुत सारे हार्मफुल चीजें हैं जो कि सॉइल में जाती हैं, जिस वजह से सॉइल भी खराब होता है, ठीक है। अगला वाटर पोल्यूशन। अब अगर मान लो ये चीजें, जैसे कि मान लो तुम्हारे खीरा, जो तुमने खीरा रात को छीला, वो तुमने पानी में डाल दिया और वो पानी चला गया कहां पर, नदी के अंदर, तो नदी भी तो खराब हुई, है ना, वाटर भी तो कंटेमिनेट हुआ। तो यानी क्या हम बोल सकते हैं, इट कैन लीड टू लीचिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू सॉइल। अच्छे तो सॉइल वाला है। इट कैन कंटेमिनेट वाटर सोर्सेस, वाटर सोर्सेस को कंटेमिनेट यानी खराब कर सकता है। और लास्ट ओडोर एंड एस्थेटिक इश्यूज। वाह भाई, एस्थेटिक, बच्चे बहुत रिलेट करेंगे भैया, यहां भी एस्थेटिक। देखो बेटा आजकल सबको क्या है ना कि एस्थेटिक बनना है, सुंदर दिखाई देना, सब कुछ सुंदर सुंदर उनको दिखना चाहिए, है ना, और खुशबू अच्छी आनी चाहिए, है ना। तो अब जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज होते हैं तो स्मेल आती है ना, तो इसे ओडोर इश्यूज होते हैं, यानी खुशबू अच्छी नहीं आती, इन शॉर्ट। तो ये 4 इफेक्ट्स हैं जो कि एनवायरमेंट पे लाता है, ठीक है। तुमने अगर कभी देखा हो जंगल के अंदर जब कोई जानवर मर जाता है ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा स्मेल हो जाती है भैया। क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां डिकम्पोजिशन हो रहा होता है। तो यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से ओडोर यानी खुशबू पे भी इंपैक्ट आता है, ठीक है। ठीक है, चलो भैया, ब्लैक स्क्रीन को मिस करने लगा हूं आजकल, ब्लैक स्क्रीन नहीं आती, वो हमसे खफा है क्या? वाह यार, है ना, ब्लैक स्क्रीन नहीं आती ना आजकल, यार खफा है क्या हमसे? ब्लैक स्क्रीन है तुमसे और मुझसे दोनों से, कि हमारी ब्लैक स्क्रीन जी नाराज है हमसे। कहां हो ब्लैक स्क्रीन जी? बच्चे मिस यू, आई ऑल्सो मिस यू, वेयर आर यू? नाउ डेज यू डोंट कम एंड मीट मी, वाई वेयर आर यू? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एक चीज में आपको, एक लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट एक छोटी सी चीज है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एक केमिकल होता है डीडीटी, डीडीटी मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा दिया है वैसे तो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टाइक्लोरो इथेन। डीडीटी क्या होता है? एक प्रकार का सब्सटेंस है, यानी आप बोल सकते हो एक पेस्टिसाइड है ना, पेस्टिसाइड है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है,
बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल है ना। तुम्हें शायद मैंने बताया भी था जब मैं बायो मैग्निफिकेशन पढ़ा रहा था कि ये जो फर्टिलाइजर्स है जब इसको हम डालते हैं सॉइल के अंदर तो प्लांट के अंदर भी ये जाता है, प्लांट को हम खाएंगे तो हमारे अंदर ये हार्मफुल मटेरियल और ज्यादा आएगा अकॉर्डिंग टू दी बायो मैग्निफिकेशन। याद आया, ट्रॉफिक लेवल जब बढ़ते जाते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस बढ़ते जाते हैं, राइट है ना। तो ये नाम याद रखना डीडीटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं सवाल आ जाते हैं। ओके जी, ओके ओके, कल इवेंट है, यस कल इवेंट है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर कल इवेंट है, तुम सबको तो पता चल ही गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं फटाफट से एसीपी के ऊपर, आ जाओ अब जल्दी से एसीपी खोल लो और मुझे सवाल पूछते जाओ। छोटी सी एसीपी है यार इसकी तो, है ना, छोटी सी एसीपी है। पूछो भाई 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 में क्या क्या क्वेश्चंस में दिक्कत आई है। वेडनेसडे से हम आरंभ बैच का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है, लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हेरिडिटी, हेरिडिटी, यस सही कह रहे हो, हेरिडिटी रहेगा लास्ट, उसको हम स्टार्ट करेंगे एंड पढ़ाई लिखाई करेंगे। चलो 5 4 8 5 4 8, ये थाला फॉर द रीजन हमेशा क्यों आ जाता है भाई, थाला फॉर द रीजन हमेशा आ जाता है। और देखते हैं, आ जाओ। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड चेन, इनमें से कौन है जो कि बहरूपिया है, फूड चेन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। देखते हैं, देखो बेटा, ग्रास, क्या ग्रास को लॉयन ने खा लिया भैया, आए हाय 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 हाय, क्या ग्रास को लॉयन खा लेगा क्या भैया, बताओ जरा, क्या ग्रास को लॉयन खा सकता है, सोचो जरा और दिमाग लगाओ, बताओ। अच्छा, एक फूड चेन के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं ये बताना है क्या इसमें, ओके, एक मिनट जरा, ओके, अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है, मतलब इनमें से कौन सी फूड चेन नहीं है, इन चारों में से कौन सी फूड चेन नहीं है ये बताना है हमें, ठीक है। तो अब तुम देखो क्या इससे एक फूड चेन बन सकती है, बन सकती है, ग्रास को खा सकता है रैबिट, रैबिट को खा सकता है वुल्फ, और वुल्फ को खा सकता है लायन, है ना, वुल्फ को खा सकता है लायन, तो यानी ये तो एक फूड चेन बन सकती है, ठीक है। आगे आते हैं प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रास हॉपर। प्लैंकटन क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट बोल सकते हो, जो कि पानी के अंदर पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, पानी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो पानी के अंदर ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, तो इसको फिश खा सकती है, फिश को मैन खा सकता है, ग्रास हॉपर का कोई लेना देना नहीं है, यहां पर ग्रास हॉपर का बेटा कोई लेना देना नहीं है, ये तो बहरूपिया है, यानी ये गलत हो गया। चलो आगे देखते हैं, वुल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर, ग्रास को इन तीनों में से कोई भी नहीं खा सकता भाई, ग्रास को ना वुल्फ खा सकता है, ना स्नेक खा सकता है, ना टाइगर खा सकता है, तो ये भी गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ग्रास को खा सकता है ग्रास हॉपर, ठीक है, ग्रास हॉपर को खा सकता है फ्रॉग, फ्रॉग को खा सकता है स्नेक, और स्नेक को खा सकता है ईगल, तो ये भी सही है। यानी गलत कौन कौन से हैं, गलत हैं एक 2 और एक 3, यानी आंसर आएगा बेटा इसका डी, 2 और 3 आंसर आएगा डी। बताओ किस किस का डी आया, ये किस किस का है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, What happens if the pollution of snake population, pollution बोल रहा हूं snake का भी pollution हो रहा है, population of snake is increased drastically in the food chain given alongside, भैया फूड चेन तो दे देते फूड चेन है ही नहीं, अलोंग साइड में फूड चेन बनाई ही नहीं, तो हमको क्या पता फूड चेन कैसी है, बताओ जरा, हद हो गई, ये फूड चेन ऐसी होगी, मैं तुम्हें बना के बता देता हूं, ग्रास, ग्रास को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, और स्नेक को खाएगा हॉक यानी ईगल, ठीक है, ये है फूड चेन। अब अगर इमेजिन करो इफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्नेक इंक्रीज, यानी अगर स्नेक इंक्रीज हो रहा है
तो क्या हुआ होगा? अगर स्नेक बहुत ज्यादा हो गए, इसका क्या मतलब है बताओ? अगर अचानक से स्नेक की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्रॉग होंगे ना बेचारे, ये जो फ्रॉग तुम्हें दिख रहे हैं, ये बेचारे सारे मारे जाएंगे, इनका टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा, है ना। पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग विल डिक्रीज। चलिए बहुत बढ़िया। और क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहे थे। स्टडी गिवन फिगर, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड वेब। प्राइमरी कंज्यूमर, देखो सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से, फिर आता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, पहले ढूंढो प्रोड्यूसर कौन है। प्रोड्यूसर होते हैं ये सीड, प्लांट, ग्रास। ये क्या है? ये है प्रोड्यूसर। ये क्या है? प्रोड्यूसर। ठीक है जी। अब इनको जो खाएगा वो होगा प्राइमरी कंज्यूमर, यानी इनको कौन खा रहा है? इनको खा रहा है ये माइस, ये खा रहा है रैबिट, तो ये क्या है? ये है प्राइमरी कंज्यूमर, ये है पीसी, ये है पीसी। तो तुम देख सकते हो माइस एंड रैबिट, डी, डी आएगा। क्या हो गया इसमें? बी। क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, डन। और बताओ, और क्या था? 7, 8, 8 भी पूछ लिया, सारे ही पूछ लो भैया। Which of the following options correctly represent the food web in the present nature? Food web, फूड वेब को कौन रिप्रेजेंट करता है? हैं? हैं? ये क्या भाई? क्रिकेट? क्रिकेट? एक मिनट, क्रिकेट क्या होता है? ये क्या कर दिया भैया? ये क्या कर दिया? ये क्या लगा दिया? तो यहां से काट दो। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करो। ठीक है, तो फूड, देखो फूड चेन कैसे चल सकती है। सबसे पहले आएगा ग्रास, सबसे पहले आएगा ग्रास। ठीक है, ग्रास से आएगा ग्रास होपर, ग्रास से आएगा ग्रास, एक मिनट ना, उल्टी फूड चेन चलेगी ना। हाँ, ग्रास होपर खाएगा ग्रास को, ठीक है, फ्रॉग खाएगा ग्रास होपर को, स्नेक खाएगा फ्रॉग को, ईगल खाएगा स्नेक को। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। और यहां पर जो ये दे रखा है ना, ये एक इंसेक्ट आप मान सकते हो, है ना, ये आप इंसेक्ट मान सकते हो। ठीक है, वैसे इंसेक्ट होता भी है, ये वैसे एक इंसेक्ट होता भी है, तो तुम इसको इंसेक्ट मान लो, है ना, इसको तुम क्या मान सकते हो? इंसेक्ट मान सकते हो। ठीक है, तो अब एक बार दिमाग लगाना और देखना कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। दिमाग लगाना और देखना बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। क्या अब भी ए ऑप्शन सही हो रहा है? नहीं, अब भी ये ऑप्शन सही नहीं हो रहा। रुको 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 रुको, अब अगर हमने इसको एक इंसेक्ट मान लिया, इसको एक इंसेक्ट मान लिया, अब दिमाग लगाना बेटा क्या होगा। देखो अब लास्ट एक बार तुम दिमाग लगाना और सोचना कि क्या हो सकता है अब, क्या हो सकता है अब। देखो, ग्रास हॉपर किसको खाएगा? ग्रास हॉपर किसको खाएगा? ग्रास को खाएगा। ग्रास हॉपर किसको खाएगा? ग्रास को खाएगा, है ना। और ये क्या है? ये एक प्रकार का इंसेक्ट, इसको हम क्या मान रहे हैं? इसको हम इंसेक्ट मान रहे हैं। तो ये इंसेक्ट भी किसको खाएगा? अरे ये इंसेक्ट भी तो ग्रास को ही खाएगा, आए ना। यानी एरो इसकी डायरेक्शन में होगी ना। देखो, ये भी इसको खाएगा, ये भी इसको खाएगा। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यानी यहां पर जो एरो आनी थी बेटा वो इधर आनी थी। एक बार ये लास्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, एक मिनट देखना। ये इसको खाएगा? नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया। और कोई ऑप्शन इसमें मैच करता हुआ? नहीं नहीं। तो ये एरो इसमें यहां होनी थी, ये एरो यहां होनी थी, और यही ऑप्शन इसका बनना था। ठीक है, मैं समझ गया 8th में तुम्हें इतने ज्यादा डाउट क्यों थे। नहीं कर रहा बेटा मैच, कोई भी नहीं कर रहा, डी भी नहीं कर रहा। देखो डी में दिक्कत क्या है? डी में दिक्कत यहां पर आप देख सकते हो, ईगल स्नेक को खाएगा, ठीक है, बट यहां देखो एरो अपोजिट हो गई, एरो अपोजिट हो गई, एरो अपोजिट हो गई, एरो अपोजिट हो गई, और जैसी एरो अपोजिट हुई गेम वहां पर खत्म। ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान है, ध्यान है क्या? चलो चलो, ठीक है। बी होगा, बी लिख रहे हैं बच्चे, बी भी चेक कर लेते हैं, आ जाओ बी चेक कर लेते हैं। ईगल स्नेक को खाएगा, स्नेक फ्रॉग को, फ्रॉग ग्रास हॉपर को। यहां पर बेटा ये एरो बन गई, देखो उल्टी एरो, देखो बेटा उल्टी एरो, देख रहे हो? ये देख रहे हो?
दिक्कत हो गई ना, समझ गए, समझ गए, चलो सही। अब बढ़ते हैं आगे, अगला आता है असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग 11 से 15, 11 से 17 के बीच में क्या क्या सवाल नहीं बन पाए बताओ? 11 से 17 के बीच में, ठीक है। 11 से 17 बेटा, क्या लिख रहे हैं? 12, 15, 17, 12, 15, 17 आ जाइए, देखते हैं। 12 क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का, बड़ा प्यारा सवाल। ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ द फूड चेन। क्या बात सही है? एकदम सही है यार। इसका रीजन भी तुम्हें पता है। इसका रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, जैसे जैसे फूड चेन ऊपर बढ़ती जाएगी एनर्जी कम होती जाएगी, इसलिए फूड चेन हमेशा छोटी होती है। ठीक है, तो ये तो एकदम ट्रू है। रीजन, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, बट क्या ये इसका रीजन है बेटा? एग्जैक्ट रीजन नहीं है, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता अकॉर्डिंग टू दी 10% लॉ। 10% लॉ के बारे में यहां पर जिक्र नहीं किया गया, बात नहीं करी गई है, तो इसका आंसर जो आएगा वो बी आएगा, करेक्ट आंसर। पीछे जो भी आंसर दिया गया है उससे फर्क नहीं पड़ता, बी आएगा इसका आंसर। चलो अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। फूड चेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल इनटू योर बॉडीज। क्या लगता है आपको, क्या स्टेटमेंट सही है? रीजन पढ़ते हैं। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन वेरी ग्रेटली, क्या? वेरी ग्रेटली इन डिफरेंट इकोसिस्टम। लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी यानी फूड चेन हर एक रीजन में अलग अलग होती है। तो ये स्टेटमेंट है तो ट्रू, ये स्टेटमेंट है तो ट्रू, क्योंकि अलग अलग होती है ना यार हर जगह। अगर तुम ओशन में चले जाओगे फूड चेन अलग है, लैंड पे आओगे फूड चेन अलग है, राइट राइट। अब ऊपर वाली स्टेटमेंट मुझे देखकर बताओ क्या लगता है तुम्हें, ये सही है या ये गलत है? ये सोचने वाली बात है, दिमाग लगाओ। चलो देखते हैं कौन सही इसका आंसर बताएगा। बताओ भाई, साइड हो जाओ। ले भाई, ले ले, तू देख ले, तू देख ले पहले, ले। ठीक है, अब दिख रहा है? अब बताओ क्या लग रहा है? कंफ्यूज्ड हो? कंफ्यूज्ड हो? देखो बेटा, ये स्टेटमेंट भी एक तरीके से सही है। हाँ सही लिख रहे हैं बच्चे कि ट्रू है। फूड चेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ द हार्मफुल केमिकल इनटू योर बॉडी। यस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बायोमैग्निफिकेशन हार्मफुल आते कहां से हैं? प्रोड्यूसर से, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, यानी ये ट्रू है। बट क्या ये आपस में इनका कोई रिश्ता है? नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ नहीं कहलाता बेटा। इसका और इन दोनों क्वेश्चंस का वही रिश्ता है जो कि तुम्हारा उसके साथ, कुछ भी नहीं। आज क्वेश्चन नंबर 17। प्रोड्यूसर फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन ऑन फूड चेन्स। प्रोड्यूसर फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, एकदम सही है, ट्रू है भैया, ये तो एकदम सत्य है, सत्य है। प्रोड्यूसर प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बात भी ट्रू है, ये बात भी ट्रू है। पर क्या ये इसका सही उत्तर है? अब तुम्हें यह सोचना है क्या इसका सही उत्तर है। तो देखो रीजन एकदम सही है। प्रोड्यूसर पहले ट्रॉफिक लेवल पे क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और से नहीं खाते, ठीक है, इसलिए उनको ज्यादा इज्जत मिलती है। खुद का खाना खुद बनाते हैं ना भैया, वो नेचुरल रिसोर्सेज से खाना बनाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ए। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं शॉर्ट आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 24 तक, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 24 सवाल तक जरा बता देंगे जल्दी से। बताओ फटाफट। ऑल मत लिखा करो, इतना मारूंगा ना, क्वेश्चन करके आते नहीं हो। ऑल लिखेंगे, ऑल। 22, 20,
और बताओ। 25। चलो 25 तो है ही नहीं 24 तक में। अरे पागल हो गया क्या, कौन लिख रहा है 25 से? 24, 22, 20। ठीक है भाई, इवन नंबर में पूछ रहे हैं बच्चे सवाल। 20वां सवाल देखते हैं पहले। व्हाट आर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? क्या होता है बेटा बायोटिक कंपोनेंट? बेटा बायोटिक कंपोनेंट होता है जिंदा कंपोनेंट। अबायोटिक यानी जो जिंदा नहीं है। जैसे एक पूरे इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब क्या है? जो कि सारी चीज जिंदा है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स। अबायोटिक यानी विंड, वाटर, जो कि नॉन लिविंग है। बहुत बढ़िया बेटा, है ना, है ना। इनके एग्जाम्पल तुम लिख के आ सकते हो। हाउ डू बायोटिक कंपोनेंट इफेक्ट, हाउ डू अबायोटिक कंपोनेंट इफेक्ट बायोटिक कंपोनेंट? यानी देखो इकोसिस्टम में ना आपस में इन दोनों का रिश्ता होता है ना। मैंने बताया था कि ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट का एक रिश्ता है। अगर इनमें से एक भी गया ना तो दूसरा भी जाएगा। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि अबायोटिक कंपोनेंट क्या देता है? बायोटिक कंपोनेंट को रिसोर्सेज देता है। तुम खुद सोचो, तुम खुद सोचो, तुम क्या बिना अबायोटिक कंपोनेंट के रह सकते हो? क्या तुम बिना हवा के, पानी के रह सकते हो? नहीं रह सकते ना। यानी जो रिसोर्सेज हम यूटिलाइज करते हैं वो कहां से करते हैं? बायोटिक कंपोनेंट से। दूसरा इसका पॉइंट ये हो सकता है कि जो बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स अपना खाना कहां से बनाते हैं? वो इन्हीं अबायोटिक कंपोनेंट से अपना खाना बनाते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको इसके अंदर याद रहने चाहिए। राइट, राइट, बताओ। सही है। 22, डिफाइन फूड चेन। वेरी सिंपल। फूड चेन क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना, पूरा एक सीक्वेंस है। कंस्ट्रक्ट अ टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक फूड चेन। यार ये ना देखो एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी टाइप सवाल है। टेरेस्ट्रियल यानी जो जमीन पे रहते हैं, इक्वेटिक यानी जो पानी के अंदर रहते हैं। एक सिंपल सी आपको फूड चेन बनानी है। तो क्या आप इसके अंदर फूड चेन बना सकते हो बेटा? जल्दी से बताओ, क्या आप इसके अंदर फूड चेन बना सकते हो? या मैं बनाकर दिखाऊं? बताओ। यार मेरे हिसाब से टेरेस्ट्रियल की तो कोई भी बना लेगा ना। उसमें तो तुम कुछ भी लिख दो। ग्रास, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने। लो भाई, हो गई टेरेस्ट्रियल। और इक्वेटिक के अंदर क्या कर सकते हो तुम? इक्वेटिक के अंदर स्टार्ट कहां से करोगे वो सोचने वाली बात है। तो स्टार्ट तुम कर दो एल्गी से। एल्गी ये क्या है? प्रोड्यूसर ही तो है। एल्गी को खाया स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश को खाया बिग फिश ने। बस हो गया, हो गया है? तो ऐसे हम किसी की भी फूड चेन बना सकते हैं। चलिए, व्हाई इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन सेड टू बी यूनिडायरेक्शनल? इसका आंसर मैं आपको क्लास के अंदर लिखवा चुका हूं कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो क्यों होता है। एनर्जी पीछे नहीं आ सकती। अगर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक में एनर्जी चली गई तो दूसरे से पहले में एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ। ओनली 10% एनर्जी पासेज एंड 90% ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड। कहां पर वेस्ट होती है? लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। चलो 24, स्टेट एंड एक्सप्लेन 10% लॉ। बता दोगे? इफ 10,000 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल at the producer level, how much will it be available to the tertiary consumer? अब तुम्हें सोचना पड़ेगा बेटा कि प्रोड्यूसर पे है 10,000, प्रोड्यूसर के बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आता है टर्शरी कंज्यूमर। तुम्हें बताना है टर्शरी कंज्यूमर पे कितनी एनर्जी है। तो 10 से डिवाइड करते हुए चलना है तुम्हें। 1000, 100, 10। तो आंसर आएगा आपका 10 जूल। कितना आएगा? 10 जूल। क्या सबका 10 जूल आ रहा है? चेक कर लेना एक बार, 10 जूल आ रहा है क्या सबका? आ गया? यस, क्या बात है। कुछ बच्चों के अभी भी 100 जूल आ रहे हैं। बेटा गणित में क्या हुआ है? टाइट हाथ टाइट है तुम्हारा गणित में, है क्या हो रहा है? अभय बैच, अभय बैच क्या लिख रहे हो तुम? अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं अभय बैच कब आएगा? जल्द ही आएगा अभय बैच।
और जब आएगा ना तो मोहल्ले को छोड़ो, शहर को छोड़ो, पूरे देश में ढिंडोरा पिटवा देना कि अभय बैच आ चुका है ना। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड पावरफुल बैच। पिछले साल जो रैंक 1 था ना आरव, उसका अगर तुम इंटरव्यू देखोगे, वो पहले से पढ़ता था हमसे, बट वो अभय बैच के अंदर भी था। उसने बताया कि अभय बैच कैसे मदद करता है। और तुम हर साल बच्चों से पूछोगे ना, वो बोलेंगे यार प्रिपरेशन का जो लास्ट का समय होता है ना, उसमें जब अभय बैच आता है तो चीजें अलग लेवल पे चली जाती हैं। तो वो बस कुछ दिन और, कुछ समय और, है ना, आएगा आएगा आएगा। जब दिक्कत आएंगी, नेक्स्ट टॉपर की पूरी टीम, ये तुम्हारे तीनों भैया तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। बताओ लॉन्ग आंसर और केस बेस्ड क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर का बता दो, 25 से लेकर 30 के बीच में कोई दिक्कत? 25 से 30। भैया इस बार भी ब्रह्मास्त्र आएगा क्या? ब्रह्मास्त्र इस बार सिर्फ ब्रह्मास्त्र नहीं आएगा, इस बार ब्रह्मास्त्र का भी ब्रह्मास्त्र है। जो चीज प्लान करी है वो तुम देखकर शॉक हो जाओगे। तुम नहीं, सब शॉक हो जाएंगे, पूरी इंडस्ट्री वाले शॉक हो जाएंगे कि इन्होंने क्या बना दिया। तो वो ब्रह्मास्त्र का भी ब्रह्मास्त्र आएगा इस बार तो। चलो 27। ओके, और बताओ 29। ये दो में मेनली बच्चों को दिक्कत आ रही है, बाकी तो बहुत लॉजिकल है। अच्छा सुनो, मैं एक चीज बता रहा हूं तुम्हें कि ये जितने भी क्वेश्चंस यहां पर तुम्हें लॉन्ग आंसर में दिख रहे हैं ना, ये 5 सवाल, ये 6 सवाल, ये सारे क्वेश्चन को ना थोरली, मतलब बड़े ध्यान से और बड़े दिमाग के साथ पढ़ के जाना। क्यों? क्योंकि होता क्या है ना, आजकल इस चैप्टर में से मेनली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो कि 6 मैंने तुम्हें लिख के दिए हैं ना, ऐसे बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के अंदर, 5 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। अब तुम्हारे डाउट्स में बता देता हूं। वैसे 27, व्हाट आर डीकंपोजर्स? आई गेस मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या करते हैं वो? ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकंपोज कर देते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डीकंपोज कर देते हैं। एक्सप्लेन देयर रोल इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज अ साइक्लिक प्रोसेस। याद आया? साइक्लिक प्रोसेस बनाता कौन था? डीकंपोजर बनाता था। जितने भी वेस्ट मटेरियल थे, एक तो उसको क्लीन करता था और सॉइल को न्यूट्रिएंट्स वापस देता था। 2 काम थे डीकंपोजर के। चलो, हाउ वुड एब्सेंस ऑफ डीकंपोजर अफेक्ट द एनवायरमेंट? यानी अगर डीकंपोजर नहीं होगा तो कैसे एनवायरमेंट पे इफेक्ट आएगा? इस पे भी मैंने एक पूरा आंसर लिखवाया था तुम्हें कि डीकंपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनवायरमेंट क्लीन नहीं रहेगा, ठीक है, सॉइल के पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, ये सब मैंने लिखवाया था। चलो अगला क्या था? 29, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, बता दिया। एक्सप्लेन देयर इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट। देखो ये क्वेश्चन आया था 2009, 14, 20। अब देखो इंपैक्ट बच्चों को नॉन बायोडिग्रेडेबल का तो याद रहता है कि पोल्यूशन वगैरह होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्या इंपैक्ट है एनवायरमेंट पे वो हम भूल जाते हैं। इसी वजह से आज मैंने तुम्हें वो पढ़ाया कि बायोडिग्रेडेबल का क्या इंपैक्ट होता है एनवायरमेंट पे। ठीक है, हाउ कैन वी रिड्यूस द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय देम? प्रॉब्लम हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ वेस्ट डिस्पोजल मेथड। अब बस वेस्ट डिस्पोजल के 4-5 नाम लिख के आ जाना जो मैंने आपको बताया है ना। रिसाइकलिंग लिख के आ सकते हो, इंसिनरेशन लिख के आ सकते हो, है ना, लैंडफिल्स लिख के आ सकते हो। उसके अलावा जितने मैंने लिखवा है वो कुछ भी आप लिख, कंपोस्टिंग लिख के आ सकते हो, वो सब आप यहां पर लिख के आ सकते हो। चलिए बहुत सही। 30th क्वेश्चन किस किस से हो पाया? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। बताओ जल्दी, ये कौन कौन बता पाया? ये हुआ क्या किसी से? क्योंकि अच्छा सवाल है वैसे ना, बताओ। हाँ बच्चे पूछ भी रहे हैं भैया स्ट्रक्चर में क्या लिखना होगा। देखो स्ट्रक्चर में ना आपको बस क्या बताना है कि ये एक इकोसिस्टम है, इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक है अबायोटिक, एक है बायोटिक। ठीक है, अब अबायोटिक के अंदर क्या क्या है वो चीजें आप लिख दो। जैसे पॉन्ड के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है, एयर होता है, सनलाइट होता है, ये क्या है? सारे अबायोटिक। और बायोटिक में तुम लिख के आ सकते हो पॉन्ड के अंदर क्या होगा? एल्गी होगी, स्मॉल फिश होगी, बिग फिश होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर रहने वाली है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। फंक्शनिंग कैसे होती है? फंक्शनिंग आप एक पूरी की पूरी साइकिल बना के दिखा सकते हो कि जो प्रोड्यूसर होते हैं जैसे कि एल्गी,
वो अपना खाना कहां से बनाते हैं? वाटर, एयर, सनलाइट यानी नेचुरल रिसोर्सेज से बनाते हैं। उसके बाद उनको चाहे स्मॉल फिश खाती है, स्मॉल फिश को बिग फिश खाती है। उसके बाद जब ये कोई भी बॉडी डेड हो जाती है तो डीकंपोजर्स क्या करते हैं? डीकंपोजर्स इनकी डेड बॉडीज को डीकंपोज कर देते हैं और न्यूट्रिएंट्स को वापस से इसी इकोसिस्टम के अंदर ला देते हैं, राइट। तो एक पूरी की पूरी साइक्लिक प्रोसेस है जो कि आप यहां पर एक्सप्लेन करके आ सकते हो। अगर ये समझ में आया तो एक बार पीके लिख देना जल्दी। आया? चल चलिए आग लास्ट है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई क्या बेटा? 31st क्वेश्चन में जल्दी बता दो। केस बेस्ड क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई क्या? किसी को कोई समस्या है केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर? सवाल पढ़ते हैं डायरेक्टली। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? पता है तो बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है ना? इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, बार बार बोला है, इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो, अरेंज द ऑर्गेनिज्म मेंशन्ड इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। आपको एक फूड चेन के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा प्लांट, प्लांट के बाद स्मॉल फिश के बाद लार्ज फिश और लार्ज फिश के बाद ह्यूमन। तो पूरी की पूरी ऐसे आप एक फूड चेन बना के दिखा सकते हो। अगला क्या है? विच ऑर्गेनिज्म इन दिस फूड चेन विल हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल। देखो, जो सबसे हाई ट्रॉफिक पे होगा, जो हाई ट्रॉफिक पे होगा जो कि है ह्यूमन, उसके अंदर सबसे ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंस आएंगे। यस और नो? आएंगे बिल्कुल। मेंशन एनी टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड ऑन एनवायरमेंट। यानी दो ऐसे इंपैक्ट बताओ जो कि पेस्टिसाइड करते हैं एनवायरमेंट पे। पहला, पेस्टिसाइड क्या करते हैं बेटा? केमिकल है ना? वो केमिकल अगर उसमें मतलब खेतों में पानी चला जाए और वो पानी अगर रिवर बॉडीज में चला जाए तो एक तो वाटर पोल्यूशन करेंगे पेस्टिसाइड, ठीक है। उसके अलावा और क्या करेंगे? सॉइल को कंटेमिनेट करेंगे, यानी सॉइल पोल्यूशन भी करेंगे। तो ये दो हार्मफुल चीजें। सजेस्ट 2 ways बाय विच फार्मर कैन प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स विदाउट हार्मिंग इकोसिस्टम। कैसे फार्मर प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी क्रॉप को, कैसे ज्यादा ग्रो कर सकते हैं क्रॉप को? तो पेस्टिसाइड की जगह मेन्योर्स का यूज किया जाए। मेन्योर यानी जो नेचुरली बनाया जा रहा है उनका यूज किया जाए। उससे क्या होगा? उससे जो सॉइल होगा वो भी सही रहेगा, पोल्यूशन भी कम होगा, है ना? तो एक तो इसका पॉइंट ये है। और कोई दूसरा पॉइंट इसके बारे में अगर सोच के बता दे तो मैं मान जाऊं। 2 वे बताने बेटा इसके अंदर, याद रखना। हाँ बताओ। ये 9th में पढ़ा था तुमने, 9th में पढ़ा था। एक 9th में एक चैप्टर हुआ करता था तुम्हारा, है ना? तुम्हें अगर याद हो तो 9th की बायोलॉजी का एक लास्ट चैप्टर है ना, उसके अंदर तुमने पढ़ा था क्रॉप रोटेशन। पढ़ा था क्रॉप रोटेशन। पहले ये वाली क्रॉप उगाई, फिर दूसरी उगा दी जिससे कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स आ गए, फिर तीसरे साल वापस से वही क्रॉप उगा दी। याद आया? क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन से भी एक फार्मर ज्यादा क्रॉप्स उगा सकता है। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स चैप्टर आपने पढ़ा था, ठीक है, उसका ये क्वेश्चन। चलिए, हाँ ऑर्गेनिक भी सही है। ऑर्गेनिक खेती जो तुम लिख रहे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो भी सही है। सही है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है। लिख के आ सकते हो, लॉजिकल क्वेश्चन है, लिख के आ सकते हो। बताओ भाई। डन? सही है। तो यहां पर ये चैप्टर भी आपका हो जाता है दोस्तों समाप्त। अब हम एक ऐसे चैप्टर पे बढ़ेंगे अगले वीक में, मतलब जब भी क्लास होगी, वेडनेसडे को होगी, आज सैटरडे है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से जो हमारी क्लास होगी वो होगी हेरिडिटी की। प्लीज कम टू द क्लास, क्योंकि ये इस बैच की आखिरी चैप्टर होने वाला है। तो जरूर आना, पूरी क्लास अटेंड करना। और वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पुरानी चीजों का ज्यादा लिंक नहीं है। हाँ, रिप्रोडक्शन से कुछ कुछ लिंक है, बट मुझे पता है रिप्रोडक्शन तो तुम सबने देखा था। तो इस वजह से हेरिडिटी वाले में सब आना, ध्यान से पढ़ना। उसमें क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आजकल पूछे जाते हैं, तो मैं थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस वहां पर तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले ही मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी में बड़े लल्लू पल्लू सवाल दे रखे हैं, बट सीबीएसई या कोई भी बोर्ड हो गया वो इतनी इजी सवाल पूछता नहीं है, सच्चाई है। तो उस लेवल के क्वेश्चंस हम वहां प्रैक्टिस करेंगे, राइट? चलो, इसी के साथ मिलते हैं जल्दी, ठीक है भैया? गाना सुना,
गाना सुना दो हैं? का है, क्या हो गया है, गाना सुना देंगे हैं? गाना काहे सुना दू तेरे को? क्यों गाना काहे सुना दू तेरे, क्यों? कल कहोगे नाच के दिखा दो, मतलब बैच में आए हो तो कुछ भी डिमांड करोगे बेटा, कुछ भी डिमांड करो। चल, इसी के साथ बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, लव यू ऑल। आई होप कि आप सबकी दिवाली अच्छी रही होगी, आप सबने एंजॉय करा होगा, अच्छे से किया होगा ये कुछ पल, ये कुछ समय, क्योंकि नाउ द टाइम इज अराइव्ड। अब वो समय आ गया है जब हम अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक कमबैक करने वाले हैं। अब वो टाइम आ गया है, मैं साफ बोल रहा हूं, अब नहीं तो कभी नहीं। शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने तुम्हें ज्यादा डांटा वाटा नहीं, मोटिवेट नहीं करा, मैंने बोला चिल करो, एंजॉय करो, लेकिन आज से एक नया पल शुरू होगा जहां से अभी नहीं तो कभी नहीं वाली लाइन दिमाग के अंदर डाल लोगे। ठीक है, दिवाली निकल गई, फेस्टिवल्स निकल गए, अब एक ऐसा समय है जहां या तो तुम पढ़ोगे या तो तुम अपना साल खराब करोगे। मैं सिंपल सी स्टेटमेंट के साथ बोल रहा हूं, अगर अभी नहीं पढ़ोगे, भूल जाओ अच्छी परसेंटेज, भूल जाओ अच्छे नंबर, भूल जाओ सब कुछ। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो भूल जाओ सब, और जिसने अब मेहनत लगा ली, पहले क्या हुआ है तुम भूल जाओ, तुम भूल जाओ। हाफ ईयरली में चाहे नंबर कम आए हैं ज्यादा आए हैं फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आज से मेहनत करी, बच्चे 3 महीने हमारे पास, इन 3 महीने के अंदर तू कहां से कहां पहुंच जाएगा ना तुझे खुद को नहीं पता, मैं गारंटी से बता रहा हूं। तो अब ये आर या पार वाली लड़ाई अब से शुरू होती है। मैं एकदम तुम्हें वार्न कर रहा हूं, आज तक नहीं बोला मैंने डायरेक्टली, बट मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूं, आर या पार है अब गेम पूरा तेरे हाथ में, तेरे हाथ में। या तो अब तू आर करेगा या तो तू खुद पार हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? तो अब थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, जबरदस्त पढ़ाई करेंगे। ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, बाय बाय बाय, चलो टेक केयर।